नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया के नक्शे पर फिर से समीकरण बदल रहे हैं। मध्य पूर्व एशिया तक जंग की आवाज गूंज रही है। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की एकजुटता नजर आ रही है, जिसकी वजह है इसका हमास नेताओं के कतर में छिपे होने की पुख्ता जानकारी। और इसके बाद इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसके बाद से एक बार फिर मिडिल ईस्ट में शांति भंग होती नजर आ रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट होना चाहते हैं। कतर की राजधानी दोहा में सम्मेलन चल रहा है। ये देश हैं अल्जीरिया, बहरीन, ब्रुनेई, चाड, कुमरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मॉरिटानिया, ओमान, पाकिस्तान, कतार, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, टर्की। इसमें से कुछ अमेरिका के दोस्त भी हैं, जैसे कि कतर, टर्की, पाकिस्तान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की निंदा की, इसे असंतोषजनक बताया, लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया कि हमारे दुश्मन दुनिया में जहां कहीं भी छुपे होंगे, हम उनका खात्मा तय करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से इस तरह की कार्रवाई से बचने की अपील कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है, जिससे इस हमले से पैदा हुए कूटनीतिक संकट को कम किया जा सके। यानी कतर पर हमले से अमेरिका की चिंता भी बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप वापस आए दुनिया पर धाक जमाने के लिए, टैरिफ पावर दिखाने के लिए, लेकिन हालात ये बन गए, न रूस यूक्रेन मानने को तैयार, न इजराइल बात सुनने को तैयार, न मिडिल ईस्ट को वो अपने दोस्त को बचा पा रहे हैं। चीन कोई बात सुन नहीं रहा, भारत कोई बात मान नहीं रहा। यह तो हालत हो गई है दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे पावरफुल नेता की। लेकिन इजराइल ने साफ किया है कि इस हमले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी और ये पूरी तरह से इजराइल की स्वतंत्र कार्रवाई थी। लेकिन क्या इससे डोनाल्ड ट्रंप अपना दामन बचा पाएंगे? अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में इस नई अशांति से परेशान है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ एक बार फिर से मुस्लिम देश एकजुट होने लग गए, दोहा में बैठक कर रहे हैं। अरब से एशिया तक इस्लामिक वर्ल्ड में इजराइल की नीतियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। 21 मुस्लिम देशों ने इजराइल के ताजा हमलों की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब से लेकर तुर्की और पाकिस्तान से लेकर कतर तक लगभग हर मंच पर इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद हो रहा है। असल में जब भी इजराइल फिलिस्तीन में टकराव बढ़ता है, तो पूरी दुनिया की नजर OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की होती है। 57 देशों का यह सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन है, जहां अक्सर इजराइल के खिलाफ बयान जारी किए जाते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है कि सबकी सोच और रणनीति एक जैसी नहीं है। इजराइल के सामने हर मुल्क कमजोर और ढीला नजर आता है, जिसके चलते कुछ देशों जैसे कि ईरान, पाकिस्तान खुलकर इजराइल के विरोध में उतरते हैं। वहीं सऊदी अरब, UAE, कतर जैसे देश बैकडोर डिप्लोमेसी और समझौते की राह पकड़ लेते हैं। तुर्की, कतर और फिलिस्तीन के सपोर्ट में आक्रामक बयानबाजी करते हैं। मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों के इजराइल से कूटनीतिक संबंध भी हैं। ऐसे में इजराइल के खिलाफ एकजुटता का असर कम दिखाई देता है। बयान और मंचों पर सभी देश इजराइल की नीतियों के खिलाफ खड़े नजर आते हैं, लेकिन बात जब ठोस कदम की आती है, जब एक्शन की होती है, तो अलग अलग देश अपने अपने फॉरेन डिप्लोमेसी के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से फैसला करते हैं। यही वजह है कि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की एकजुटता सुनने में तो बड़ा है, लेकिन असलियत में यह बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं। इजराइल फिलिस्तीन टकराव हर बार मुस्लिम देशों को करीब तो ले आता है, लेकिन ये पूरी तरह एकजुट नहीं हो पाते। यह आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक पहेली है। लेकिन मिडिल ईस्ट की इस अशांति से अमेरिका की चिंता जरूर बढ़ गई है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की, जो हर मोर्चे पर फेल साबित हो रहे हैं। चाहे वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के चक्कर में हो, या फिर दुनिया भर में अमेरिका के डिप्लोमेट रिलेशंस को लेकर हो, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? और मिडिल ईस्ट की इस अशांति का नतीजा क्या होगा? क्योंकि दूसरे मोर्चे पर रूस नेटो के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और नेटो मुल्क रूस के खिलाफ अपनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं। तो आखिरकार होने क्या वाला है इस पूरी दुनिया में? क्या अमेरिका का वर्चस्व खत्म होगा और मिडिल ईस्ट में एक नई अशांति पैदा होगी? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल के सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट मेहमत ओजतुर्क टर्की से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिडिल ईस्ट के जानकार हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ दवे विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले चलेंगे तुर्की
और मेहमत ओस्तुर जी का स्वागत करेंगे, तमाम मेहमानों का स्वागत करेंगे और दर्शकों का भी बहुत स्वागत करेंगे। मेहमत साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका बिल्कुल नल एंड वॉइड होती जा रही है, वो कहीं भी सिचुएशन नॉर्मल कराने में फेल साबित हो रहे हैं। और कतर पर जब अटैक हुआ तो अमेरिका कह रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं, जबकि उसके एजेंट्स हर जगह घुसे हुए हैं CIA के, वो फिर भी कहते हैं हमें पता नहीं। और मिडिल ईस्ट का जो ये सिचुएशन है, स्पेशली ये जो कतर वाला है, ये किधर लीड करेगा, क्या लगता है आपको? बहुत शुक्रिया आपको और आपकी मेहमानों और व्यूअर्स को। तो मेरा ख्याल में यूनाइटेड स्टेट्स जो सब कुछ हो रहे हैं उसमें कॉम्प्लिसिट है। एक तरफ गाजा में एक जेनोसाइड कमिट किया जा रहा है, उसमें सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के एमुनेशन और वेपन्स इस्तेमाल किया जा रहा, ये तो एक बात। और दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल के दरमियान सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन है, इसी की वजह से इसराइल को एनेबल करता यूनाइटेड स्टेट्स। और ये भी पता चला है कि यूनाइटेड स्टेट्स को पता था, क्योंकि इसराइल ने वाइट हाउस को खबरदार किया था, उनको इंफॉर्मेशन दिया था। और यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम उसमें भी बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। उनके इंफॉर्मेशन के बगैर इसराइल दोहा तक, कतर तक पहुंच नहीं सकता था, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर मसाफा है इसको खत्म करना और रिफ्यूल भी करना है। तो इसीलिए ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड किंगडम शायद बता रहे हैं, वो सही बात नहीं, वो सही बात नहीं कहता। और दूसरा तरफ कतर जो मिडल ईस्ट और गल्फ के मुल्कों में से एक है, वो एक ब्रिज की हैसियत रखता। और हमास और इसराइल के दरमियान शुरू से अब तक ये मेडिएशन की कोशिश करता है। तो मेरा ख्याल में अगर आप मुझे पूछ लेंगे कि इसका क्या वजह हो सकता इसराइल की कतर के खिलाफ जारियत की, मैं ये कह सकता हूँ, एक तो उसको सज़ा देना है। किस लिए? इसीलिए कि आपको पता होगा अल जज़ीरा कतर बेस्ड एक TV चैनल है, और गाज़ा की जेनोसाइड के एक्सपोज करना में उनकी बहुत अहम किरदार हासिल हुआ है। इसकी हम इसी बात से भी समझ सकता कि अब तक गाज़ा में तकरीबन 300 के करीब जर्नलिस्ट कत्ल कर दिया गया है, ये एक बात है। और दूसरा बात ये हो सकता कि आपको भी पता था, और इसके जो हमास के वफद था उसके मकसद ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक प्रपोजल था सीज फायर के लिए, उसके लिए वो उधर जमा हुआ था। शायद सीज फायर की जो प्रोसेस है उसको डिरेल करने के लिए उसने हमले किया है। और तो शो फोर्स भी शायद इसकी एक सबब भी हो, लेकिन मेरा ख्याल में ये बात भी आता है, शायद किसी को पता न हो, लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू और उनकी जो जनरल स्टाफ हो उनको पता हो कुछ चीज़ ऐसा हुआ है फील्ड में, जंग के मैदान में, और वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। इसीलिए इसको पनिशमेंट के लिए, सज़ा देने के लिए इसराइल ने कतर के खिलाफ जारियत किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सिवात सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक जी भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है। सिवात सर, जो बात मेहमत साहब कह रहे हैं कि भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि अमेरिका को पता ना और कतर पर हमला हो जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे भाई रूस यूक्रेन में मैं सीज फायर करा दूंगा 3 महीने के अंदर, इसराइल गाजा में सीज फायर करा दूंगा 3 महीने के अंदर, और कहते हैं यूक्रेनी लोगों की जान जा रहे हैं भारत की फंडिंग की वजह से। अरे भाई, गाजा में जितने लोगों की जान गई अमेरिकी हथियारों की, उसकी कोई काउंटिंग है क्या?
और आप हर मोर्चे पर फेल हुए, डिप्लोमेसी में फेल हुए हैं, रिलेशनशिप में फेल हुए हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात की जाए तो। हाँ बिल्कुल विवेक देखो कुछ एक आप ये कहो कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रशिया यूक्रेन की बिल्कुल अलग है जो इजराइल हमास, कहीं ना कहीं इजराइल हमास की जो बात है वहां पर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। और वो अभी इजराइल ने ये सोच रखा है जब तक हमास का पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर देंगे वो लड़ाई रोकेंगे नहीं, कोई ना कोई बहाना मार के नेतन्याहू लड़ाई को जबरदस्त रखेंगे। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये खुद पे खुद होस्टेजेस को दे दें। और जिस प्रकार से वो गाजा सिटी के अंदर हमला कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अभी भी हमास की कोई 30 से 40% के करीब मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जब तक उसको नष्ट नहीं करेंगे मुझे लगता नहीं इजराइल रुकने वाला है। ये जो हमला हुआ है कतार में, ये 2300 किलोमीटर के करीब गैप है कतार और इजराइल के बीच में। तो ये सोचना कि क्या इजराइल ने अकेले मिलकर ये कर दिया, ये नामुमकिन है। ये अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और ये एक ही पेज पे हैं एक जो मिडल ईस्ट में जिस प्रकार से उन्होंने ये सोच विचार किया है कि हमने किसी तरीके से हमास को पूरी तरीके से खत्म करना है, फिर हिजबुल्ला और होती रिबल की भी मिलिट्री कैपेबिलिटी ज़्यादा डाउन होगी बल्कि अभी भी हमास की है। अब ये समझ आने की चाहिए कि कतार पे हमला क्यों किया इजराइल ने। देखो वो इसको फ्लेयर अप करना चाहता है, वो नहीं चाहता ये लड़ाई रुके, क्योंकि अभी मैंने बताया कि नेतन्याहू चाहते हैं कि लड़ाई बढ़ती रहे और वो टारगेट कर रहे थे कुछ एक जो हमास के लीडर वो टारगेट करके सक्सेसफुल भी हुए। मगर ये सोचना कि ये लड़ाई बंद हो जाएगी और कुछ ना कुछ ये जो ओआईसी के और अरब कंट्रीज की जो आपस में बातचीत हुई है दोहा में, क्या ये कुछ कोई कॉन्क्रीट प्लान बनाएंगे इजराइल के अगेंस्ट, मुझे लगता नहीं। क्योंकि जो एक प्रकार ये आप ये कह सकते हैं कि आपस में इकट्ठे तो आए हैं और कुछ ना कुछ ये बयानबाजी भी करेंगे मगर कॉन्क्रीट स्टेप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये डिवाइडेड हाउस है। इसके अंदर अमेरिका की तरफ पक्ष के जो लोग हैं उसको आप इजराइल की तरफ माने जाए, सऊदी है, यूएई है, कहेंगे टर्की है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी बड़ी प्लान बनाएंगे इजराइल के अगेंस्ट ये अरब कंट्रीज, क्योंकि ये एक प्रकार जुट इकट्ठा नहीं है। अब मुझे लगता है होगा क्या, देखो ये सच्चाई है कि ये इजराइल और हमास की लड़ाई और तीव्र गति होगी जब तक वो ये नहीं सोच लेंगे कि भाई हमने हमास को वाकई उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया या हमास हाथ खड़े कर दे, वो सरेंडर कर दे, उसके चांसेस बड़े कम लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसके अंदर अमेरिका और इजराइल सेम पेज पे है और बातचीत करके कर रहे हैं, जबकि रशिया यूक्रेन लड़ाई में मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के बस की बात नहीं है, क्योंकि पुतिन जो है वो बड़े हार्ड नेगोशिएटर हैं और कहीं ना कहीं तो पुतिन देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे उनका पलड़ा भारी होता जा रहा है और इसलिए वो नहीं चाहते सीज फायर हो। और अब वो चाहते हैं कि सीज फायर अगर होगा तो उसके टर्म्स में होगा। क्या नेटो कंट्रीज और अमेरिका इसको मानने को तैयार है? मुझे लगता नहीं। तो इसीलिए वहां पर भी लड़ाई रुकने के चांसेस बड़े कम है, मगर उस लड़ाई की तीव्र गति वहां भी बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पोलैंड और रोमानिया के लिए ड्रोन्स भेजे गए थे रूस ने, पलटवार यूक्रेन ने भी किया था, मुझे लगता है वहां भी लड़ाई जोरों से बढ़ेगी।